हेलो एवरीवन, आज हम पेपर नंबर 9 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वन बाय वन डिटेल में जाएंगे। जो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग ज़्यादा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है, जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें हो सकती है, उन क्वेश्चन में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, तो मूव करते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो कैपेसिटर के ऊपर है। आई होप आवाज़ एंड ऑल सही आ रहा होगा, होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। ओके, देखो तो पहले हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया हमें ए बताया गया है, सेपरेशन है डी। तो जब हमें एरिया और सेपरेशन दिया रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फिक्स फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मेंशन है तो इसको मैं सी नॉट कह देता हूँ। सी नॉट मतलब ये विदाउट द डाइलेक्ट्रिक, हम इसको सी नॉट कहते हैं। विद डाइलेक्ट्रिक कभी कभार सी भी लिखते हैं, कभी कभार सी डैश भी लिखते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस। अब यहाँ पे हमें एक दिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस है d/2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। तो यहाँ पे अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट कर देते हो, तो डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट कर देते हो जिसका थिकनेस दिया है d/2, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे d है तो इनके बीच का जो गैप है वो ये थिकनेस, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इज d/2। तो अगर ये d/2 है तो जो फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद वो बन जाता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस थिकनेस ऑफ द स्लैब प्लस थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइडेड बाय द मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो। अब वो उसको हमें यहाँ पे k के फॉर्म में दिया है तो वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में तो वो आएगा नहीं, वो वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा। अब t का जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बस वही करना था। तो इसको लिखने की वैसे जरूरत थी नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब d माइनस टी पहले करते हैं। d माइनस टी यानी कि d माइनस d/2 यानी कि ये d/2 ही हो जाएगा, प्लस t की जगह पे जब d/2 सब्स्टिट्यूट करोगे ये d/2 के हो जाएगा। तो यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा इधर 2k तो एलसीएम आ जाएगा, इधर आपको मिलेगा ऊपर की तरफ 2 कैंसिल kd प्लस k, तो k को कॉमन ले लेते तो ये बन जाएगा d+1 मेरे हिसाब से। 2 कैंसिल kd प्लस इधर आ जाएगा d। ठीक है, 2k को ऊपर ले जाएंगे तो 2k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय k इंटू d+1। 2k एप्सिलॉन नॉट a k इंटू d+1, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a k इंटू d+1। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग आ रहा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में भी चेंजेस है। यहाँ पे मतलब जो आपको पेपर मिला होगा उसमें करेक्टेड फॉर्म में मिला होगा, यहाँ पे मैंने उसको करेक्ट करवा दिया, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पे शायद दो ऑप्शन सिमिलर टाइप का दिख सकता है आप लोगों को, तो उसका टेंशन मतलब वो करेक्ट करवा दिया गया है। ओके, तो वो मतलब वो एरर जो वो आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे हो सकता है, तो उसका करेक्शन हो चुका है, तो पेपर में आपको कोई भी एरर नहीं दिखने वाला है। ओके, नेक्स्ट आते, ये है मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 4 मटेरियल दिया है, फेरो, डाया, पैरा और एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक ट्रिक बता देने की यहाँ पे इन तीनों का, क्योंकि ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कभी कभार ये ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू काफी बार पूछा जाता है, तो इसका आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रख सकते हो। इसको ऐसे ध्यान रखो, DPF। ठीक है, सीक्वेंस को ऐसे ध्यान रखना, DPF। D मतलब डाया, P मतलब पैरा, F मतलब फेरो। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाया को आप ऐसे याद रखना कि डाया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को एकदम हेट करता है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड को। पैरा जो है वो थोड़ा बहुत लाइक करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और फेरो जो है इट लव्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डाया को बिल्कुल पसंद नहीं, पैरा को थोड़ा बहुत पसंद है, और फेरो को बिल्कुल ही पसंद है। तो जब उसको मैग्नेटिक फील्ड बहुत पसंद होगा तो उसका ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बहुत हाई होगा। लाइक करता है तो थोड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए, और हेट करेगा तो काय का वैल्यू बहुत ही कम होना चाहिए इसका। ठीक है, तो अगर फेरो के लिए लव है यानी कि उसका काय का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम कहां पे दिख रहा है, ये जो है मोर देन 1000 दिख रहा है, बाकी सब में कम दिख रहा है, तो फेरो का तो 3 आ जाएगा। फेरो का 3 यानी कि बी का 3 यहाँ पे और कहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ही से काम बन गया, बाकी को भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला है, डाया जो है वो हेट करता है। डाया अगर यहाँ पे हेट करेगा, डाया के लिए हमारा हो जाएगा, ये देखो बहुत कम होना चाहिए, तो देखो बहुत कम वाले रेंज में आ रहा है ये, और लाइक करने वाले का थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि इसका और इसके बीच में ये नंबर दिख रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा।
और एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि ये जो काय का वैल्यू है ना, ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पैरा के कंपैरिजन में एंटी फेरोमैग्नेटिक का वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होता है, बट वो जीरो से थोड़ा ज्यादा होता है। काफी बार मतलब मिसकंसेप्शन ये रहता है कि वो नेगेटिव में ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है, बहुत ही कम कंपेयर टू दिस। 0 और 1 के बीच में होगा तो मान लो ये 0.5 0.8 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, ऐसे 0.0000 समथिंग ऐसा टाइप का कुछ हो सकता है इसका वैल्यू, तो ये बहुत कम है, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसका आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है YDSC से। यहाँ पे आपको बोला गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 0.2 मिलीमीटर, द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1.5 मीटर अवे, a thin transparent film of refractive index 1.5 and thickness 2 micrometer is placed in front of one of the slits. Which of the following statements correctly describes the resulting interference pattern on the screen? Although आपको डेटा जो है वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है, तो इवन दो नंबर्स का कुछ यूज नहीं होगा, अगर आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसका कहानी यह है कि अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दोगे, आपको 2 पॉइंट मेंशन किया गया है। एक तो बोला गया है कि यहाँ पे फ्रिंज विड्थ के बारे में, और दूसरा बोला गया है सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन में यहाँ पे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज बोला गया है, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट बोला गया है, यहाँ पे डिक्रीज बोला गया है, यहाँ पे रिमेन्स द सेम बोला गया है। उसके बाद अगर आप सेंट्रल मैक्सिमम में जाओगे तो यहाँ पे बोला है कि वो टुवर्ड्स द स्लिट विद द फिल्म, या फिल्म की तरफ जो यहाँ पे छोटा सा ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा है ना, उसके साइड में बोला है कि सेंट्रल मैक्सिमम थोड़ा सा शिफ्ट होता है। दूसरे वाले पॉइंट में बोला है कि सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड्स द स्लिट बोला है, तीसरे में बोला है नो शिफ्ट, चौथे में बोला है अवे फ्रॉम द स्लिट। तो इस केस में आप लोग ध्यान रखना एक चीज कि जब आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फिल्म को अप्लाई करते हो ना, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो रिमेन्स कांस्टेंट वाला कहाँ पे, एक ये है एक ये है, यानी कि ए और सी तो होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि सेंट्रल मैक्सिमम के साथ क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो जहां पे स्लिट लगाते हो ना, जिस पॉइंट के पास में स्लिट होता है उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो स्लिट विद द फिल्म, ये तो ए और सी तो कैंसिल ही हो गया था, बी और डी के बीच में देखो सेंट्रल मैक्सिमम टुवर्ड्स द स्लिट ये होना चाहिए, और इसमें तो अवे बोला है तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके अगला क्वेश्चन में बोला है, ये वेव का क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, जो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग लिखते हैं टेंशन रूट ओवर ऑफ टेंशन बाय म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमारा करेक्ट है, यस असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या बताया गया, रीजन बताया गया कि इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को इंक्रीज कर देते हैं ऑन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस द वेव वेलोसिटी। यहाँ पे बोला फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो वेवलेंथ में वेरी करेगा, वेवलेंथ खाली वेरी करता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ना बोलकर वेवलेंथ बोल देता ना, वो करेक्ट हो जाता। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, खाली वेवलेंथ यहाँ पे चेंज होता है। तो हमारा रीजन रॉन्ग हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। 4 का सी, एक बार मैं मैच करके भी देख लेता हूं ताकि गड़बड़ ना हो आंसर की के साथ में। 4 का सी है करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का केस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होता है और होल्स जो पॉजिटिव कैरियर की तरह बिहेव करता है वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फॉल्स पूछा है, तो जो उसका उल्टा होगा वो हमें चाहिए, यानी कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा, एक रॉन्ग होना चाहिए। पहले में बोला है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, पहला वाला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया, यानी कि यही हमारा आंसर होना चाहिए। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, हाँ ये तो करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, हाँ ये भी करेक्ट है। इंप्योरिटीज, हाँ यही तो यूज होता है इम्प्योरिटी के फॉर्म में, यानी कि ये तो करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग, यानी कि 5 का ए होना चाहिए। 5 का ए हमारा राइट आंसर है। तो इसमें उतना डिटेलिंग की जरूरत नहीं थी, जहां जहां पे डिटेलिंग की जरूरत होगी वहां पे मैं थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला गया कि करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है इन द इंडक्टेंस। अच्छा, ये तो हो गया फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन। Varying with time according to the plot shown in the figure, which one of the following is the correct variation of voltage with time in the coil? हमें IT ग्राफ दिया है, पूछा है वोल्टेज के साथ कैसा वेरिएशन आएगा, वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ग्राफ किसके बीच में है, करंट और टाइम के बीच में। ये पहले फर्स्ट हाफ के लिए इंक्रीजिंग फॉर्म में है, सेकेंड हाफ के लिए वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है।
और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अगर नेचर देखोगे दोनों लीनियर फॉर्म में है। यानी कि अगर मैं इस वाले पोर्शन का स्लोप टारगेट करता हूं, यानी कि स्लोप क्यों दिख रहा है, क्योंकि मुझे करंट और टाइम दिख रहा है, और अगर आपको आइडिया होगा आई बाई टी डी आई बाई डी टी का फॉर्मूला बन सकता है। तो अगर मैं स्लोप पर टारगेट करता हूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव नेचर का है और इसका स्लोप जो वो नेगेटिव नेचर का है। तो यहाँ पे जब आप करंट और टाइम का रिलेशन बनाओगे ये बनेगा डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पे करंट जो है वो वेरी कर रहा है, तो पहले वाले केस में फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर आप देखोगे तो ये करंट जब पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ आपका आना चाहिए निगेटिव, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट कराता है। तो वो ईएमएफ बेसिकली वो नेगेटिव साइन वही बता रहा था, तो ईएमएफ तो नेगेटिव आएगा, लेकिन वो नेगेटिव जो होता है वो कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट करता है, ये भी आपको पता होगा। तो कौन सा ग्राफ है जो कांस्टेंट शो कर रहा है, देखो यहां से यहां तक का, यानी कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू है ना ईएमएफ का, वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन मुझे दिख रहा है तीन ग्राफ, ये और ये तीनों में जो टाइम के साथ वो ईएमएफ वेरी कर रहा है। एक ही ग्राफ दिख रहा है जहां पे ईएमएफ का वैल्यू कांस्टेंट है, और देखो उल्टा भी है, निगेटिव भी है, क्योंकि जब आपका डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा ईएमएफ फॉर्मूला के हिसाब से निगेटिव आना चाहिए। फिर सेकंड साइकिल के बाद आपका डी आई बाई डी टी स्लोप जो है वो निगेटिव में चला जाएगा, फिर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इस वाले पार्ट में वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Two identical charge conducting spheres x and y have their center separated by a fixed distance. Each sphere carry a charge q and repulsive force between them is F. आपके पास दो स्फीयर है x और y, इधर चार्ज q मान लेते हैं, इधर भी q है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि थर्ड आइडेंटिकल बट इनिशियली अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर z is फर्स्ट ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद y। y के साथ जब कांटेक्ट पे z को लेके आओगे, z को अगर आप ऐसे कांटेक्ट पे लेके आओगे तो क्या होता है, चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे q/2 बचेगा, यहाँ पे भी q/2 हो जाएगा। फिर जब दोनों का इक्वल हो जाएगा z को हटा के ले आएंगे, वही बोला है शायद, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ y देन विथ x एंड देन रिमूव फ्रॉम बोथ। फिर जब z को उठा के यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ पे कनेक्ट कराओगे z को, तो z के पास है q/2 अभी और यहाँ पे है q, तो क्या होगा, पहले तो हमें देखना है टोटल चार्ज कितना होगा, तो q प्लस q/2 यानी कि 3q/2 हो जाएगा टोटल चार्ज। और इस टोटल चार्ज का दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 3q/2 का अगर आप टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कराते हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराओगे, तो यहाँ पे बन जाएगा q/4 और 3q/4, यहाँ पे बन जाएगा 3q/4 और यहाँ पे भी बन जाएगा 3q/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अब हमें देखना है, क्या देखना है, हमें पूछा है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन x एंड y। अभी x के पास है इतना चार्ज, y के पास है इतना चार्ज, बस लगा दो कूलॉम्स लॉ, हो गया F equal to K Q1, Q1 is 3q/4, Q2 divided by R square। तो पहले वाले केस में Q ही था, तो पहले वाले केस का जो फोर्स होगा, इसको F डैश बोल देते, पहले वाले को F बोल देते, वो हो जाएगा KQ² R²। तो बस इन टर्म्स को यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसके जगह पे हमें F लिखना होगा। तो इधर मैं Q² को बाहर लेके आ जाता हूँ, इधर आ जाएगा R² इंटू इधर आ जाएगा ये 4 2 8 और इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर थोड़ी आएगा भाई, हाँ इधर आ जाएगा 3, तो ये तो आएगा F, तो F डैश विल बी F टाइम्स ऑफ 3/8, F टाइम्स ऑफ 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 7 का डी है, हाँ करेक्ट। नेक्स्ट यहां पे बोला है कि प्रोटॉन है एक जिसके पास काइनेटिक एनर्जी k है, enters a uniform magnetic field B perpendicular to its velocity. It moves in a circular path of radius r. If the proton's velocity is double, प्रोटॉन का अगर आप वेलोसिटी डबल कर दोगे while entering the same magnetic field, what will be the new radius of the circular path? तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करते हैं कोई भी चार्ज, तो उसमें जो रेडियस का फॉर्मूला बनता है वो होता है mv/qb। ओके, अब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी ने वेलोसिटी की बात की है ना, मूव्स इट सर्कुलर पाथ, प्रोटॉन्स वेलोसिटी इज डबल, इस पॉइंट पे ध्यान देना, वेलोसिटी को डबल किया है। तो अगर आप इक्वेशन पे ध्यान दोगे, मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये खाली डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि r इज प्रोपोर्शनल टू v। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे, रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बस यही वाला सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। A satellite is to be launched from the surface of planet X such that it escapes permanently, यानी कि escape velocity से हम उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। If the minimum energy required to launch it from the surface of planet Y is E, यानी कि X और Y दो प्लेनेट है,
ये x है, ये y है। अगर y से आपको उसको बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करना है, then what should be the minimum energy required to launch the same satellite from surface of planet X? Assume that density of planet X and planet Y are equal. इसका जो डेंसिटी होगा इसका भी वही डेंसिटी होगा, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट वाई इज 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट एक्स। तो पहले वॉल्यूम का कंपैरिजन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाई इज 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एक्स। तो मैं इसको लिखता हूँ वी वाई इक्वल टू 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एक्स। अगर वॉल्यूम का कंपैरिजन मिल गया है तो रेडियस का भी कंपैरिजन मिल जाएगा। तो पहले मैं रेडियस निकाल लेता हूँ। 4/3 पाई आर वाई क्यूब 27 इंटू 4/3 पाई आर एक्स क्यूब। क्योंकि ये 27 होता है, 8 होता है, इस तरह का जब टर्म होता है ना, जब ये क्यूब किसी नंबर का क्यूब के फॉर्म में दिया रहता है तो इनडायरेक्टली हिंट दिया रहता है कि इसका इधर आपको क्यूब रूट लेना पड़ सकता है। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकाल लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर वाई जो होगा वो एक्स का कितना हो जाएगा, ये 3 क्यूब होता है ना, तो क्यूब रूट लगाओगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ आर एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब सवाल लगा, हमें तो रेडियस निकालने को बोला नहीं, हमें क्या बोला, हमें एनर्जी का रिलेशन पूछा है। तो अगर आपको सैटेलाइट बोला है, सैटेलाइट को अगर आप सरफेस से बाहर निकाल के फेंक देते हो तो सैटेलाइट के पास होता है टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात की गई है ई। तो ई का फॉर्मूला हमें पता है सैटेलाइट के केस में क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं -GMM/2R। ध्यान रखना, टोटल एनर्जी है, सैटेलाइट है तो 2R आएगा। नॉर्मली अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर चेंज होता है तो उसमें हम खाली R लेते हैं, 2R नहीं लगाते उसमें। तो अगर आप इस इक्वेशन पे ध्यान दोगे तो पहले वाले में यहाँ पे y के लिए तो हमें बोला गया है e, तो हमें पूछा है x के लिए कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिल जाएगा e इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्म में बोला है तो इसलिए हम मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। किसका मास, प्लेनेट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो आएगा नहीं उसमें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको एनर्जी वाले पार्ट को लिख सकते हैं e इक्वल टू माइनस जी स्मॉल m बाई आर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और कैपिटल M को आप लिख सकते हो रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब इसको लिखने का रीजन ये है कि अगर आप इसको काटोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आर स्क्वायर रह गया। अब इसको लिखने का रीजन ये है क्योंकि बाकी सब टर्म जो है कांस्टेंट है, खाली रेडियस यहाँ पे वेरी कर रहा है, बाकी सब सेम है, डेंसिटी भी सेम है ना, तो सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो एनर्जी होगा, एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। बस हो गया। ई एक्स ई वाई आर एक्स आर वाई आपके पास है, E1/E2 R1/R2 करके आंसर निकाल सकते हो इसका। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, किसका निकालना है, एक्स का निकालना है ना, तो EX/EY दैट इज इक्वल टू RX/RY का होल स्क्वायर। तो EX कितना है नहीं पता, EY कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, EY को हमें E बोला गया है, तो EX इक्वल टू E इंटू RX, मतलब RX ही है, लेकिन RY जो होगा वो कितना होगा, RY की जगह पे आ जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ RX, तो उसका स्क्वायर यानी कि हम उसको लिख सकते हैं 1/9, यानी कि E/9 होना चाहिए हमारा आंसर। E/9 यानी कि 9 का B, 9 का B है क्या, हाँ 9 का B है, ओके। मुझे लग रहा था शायद D आएगा, D नहीं, एक्चुअली B आना चाहिए, हाँ। ये हो गया 9 का सॉल्यूशन। इनकेस अगर थोड़ा सा डाउट रह जाता है, एक बार बैक करके वीडियो को देख लेना, और एक बार देखने के बाद खुद से ट्राई करना, तो इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे होंगे, तो आई वुड रिकमेंड इसको मल्टीपल 2 बार कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। ओके, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है एनएलएम का। डायरेक्टली क्या करना है, ए बी है, ए का मास कितना है 4 kg, बी का है 8 kg, टोटल है 12, यानी कि एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 12। अब हमें पूछा है ए और बी के बीच में नेट फोर्स कितना है, तो बी ए के ऊपर इधर नॉर्मल लगाएगा, ए बी के ऊपर इधर नॉर्मल लगाएगा। हमें ए के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि इधर 12 न्यूटन लग रहा है, तो इधर अगर ए के परस्पेक्टिव से देखने जाएंगे तो 12 लग रहा है, इधर 12 माइनस अपोज करने वाला जो नॉर्मल फोर्स है वो है एन, दैट इज इक्वल टू ए का मास है 4 इंटू एक्सेलरेशन 12 थोड़ी आएगा, एक्सेलरेशन 1 आएगा ना, 12/12 तो 1 हो जाएगा, करेक्ट, 4 इंटू ए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n का वैल्यू 8, क्या n का वैल्यू 8 है, 10 का d, यस, क्योंकि इधर n आ जाएगा 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8, ओके। अगला क्वेश्चन जेना डायोड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जेना डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना 15 वोल्ट, डायग्राम में दिया हुआ है, विथ अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर, करंट थ्रू द डायोड, डायोड के थ्रू करंट कितना पास होगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना कि डायोड के साथ यहाँ पे 1 किलो ओम कनेक्ट है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो 1 किलो ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा वो पहले देख लो। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, यानी कि 1000 ओम। तो इसको लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। थोड़ी देर इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद 250 ओम वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, अब इसको हमने 2
बेसिकली इसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दो पोटेंशियल के बीच में उसको रखा है, तो आप पहले नेट पोटेंशियल निकाल लो कितना होगा। यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट, तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा 20 माइनस 15 5 वोल्ट। तो इसके थ्रू 5 वोल्ट की वजह से करंट पास करेगा, तो करंट थ्रू 250 ओम कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे है V बाई आर यानी कि 5/250, तो यहाँ से आएगा 1/50। 1/50 को अगर आप सॉल्व करोगे ये बनता है 0.02, लेकिन अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि ये बन गया 15 मिली एम्पियर, ये बन गया 20 मिली एम्पियर। ठीक है, अब पूछा है कि करंट थ्रू द डायोड, डायोड के थ्रू करंट कितना जाएगा। अब जाना, अब यहाँ पे तो जाना चाहिए था 15, यहाँ से जा रहा है 20, तो नेट कितना होगा, बड़ा वाला छोटे वाले को डोमिनेट करके नेट करंट कितना निकाल देगा, 20 माइनस 15 यानी कि 5 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, और हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर। मान लेते हैं कि ये कोई ब्रिज है, ब्रिज बोलो या कोई बिल्डिंग मान लो, डजंट मैटर। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ध्यान रखना डाउनवर्ड अपवर्ड हर बारी में कभी कभार गलती हो सकता है, काफी बार हम लोग अपवर्ड को डाउनवर्ड पढ़ लेते हैं, डाउनवर्ड को अपवर्ड पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखना अपवर्ड बोला है, विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 5 सेकेंड, ऐसे जाएगा, ऐसे आके पानी में टकरा गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, हमें हाइट पता करना है कितना होगा, तो कोई लोड नहीं लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, हाइट पूछा है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। बट यहाँ पे पार्टिकल ऊपर गया है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है बेसिकली, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो हम साइन कन्वेंशन में अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन को निगेटिव लेते हैं। खाली जी का जब अपवर्ड के साथ लेते हैं तो जी अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड मोशन के साथ जी लेते हैं तो वो नेगेटिव में आता है, डाउनवर्ड मोशन के साथ जी आता है तो वो पॉजिटिव के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो h डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो माइनस h आ जाएगा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो प्लस आएगा। टाइम दिया है ना, कितना है टाइम, हमें दिया है 5 सेकेंड, तो 6 इंटू 5 ऊपर जाएगा, जी तो नीचे लग रहा है यानी कि ये इसके ऊपर रिटार्डेशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू जी को 10 ले लेते हैं, टाइम का स्क्वायर यानी कि टाइम कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो इधर आएगा 30 माइनस ये आएगा 5 125 माइनस 30 होना चाहिए 95। ऑप्शन नंबर ए, क्या 12 का ए है, हाँ ये हमारा हो गया राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियर का क्वेश्चन है, ये बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको एक चीज पता होगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको न्यूक्लियन और न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंस पता होना होगा, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना कि जो डेल्टा एम होता है वो होता है मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और अगर इसको हम एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो इसकी जगह पी आ जाएगा और इसके साथ में स्पीड ऑफ लाइट जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मास ऑफ न्यूक्लियस का तो कोई सीन नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो बताया गया कितना है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह पे तो ये आ जाएगा MAZ आ जाएगा, E, Z। लेकिन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियन में क्या होता है, न्यूक्लियन में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग फॉर्म में होता है, तो इसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आप इक्वेशंस पे ध्यान दोगे तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरे वाले में देखोगे दूसरा वाला मुझे दिख रहा है करेक्ट के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लिया है, साथ में मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड किया है, तो ये तो आपका न्यूक्लियन वाला पार्ट हो गया, माइनस ये हो गया आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, और ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनता है, बाकी ये मैच नहीं करेगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था। तो अगर आपको फॉर्मूला पता था आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट 2D मोशन का क्वेश्चन है, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ये लगा दो v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना, ओके कोई बात नहीं, इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है हमारे पास, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना at a इंटू टी, तो इधर आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप, तो आपको मिल जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप। और मैग्नीट्यूड कितना होता है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 50, तो ये बन जाएगा 5√2, 25 इंटू 2 5√2। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 58 का बी है, हाँ बी है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो आपको यहाँ पे x दिया है, x का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बोला है ये, तो इसके थ्रू हमें पता करना है कि a प्लस बी प्लस सी का डेटा कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा MA LA TC दैट इज इक्वल टू F2 यानी कि
F2 का मतलब F का मतलब होता है M1 L1 T माइनस 2, तो पावर 2 लगा दोगे तो ये बन जाएगा M2 L2 T माइनस 4 बन जाएगा। ये हो गया फोर्स के लिए। टाइम का T5 डायरेक्टली दिया ही हुआ है इंटू M, यानी कि M का मतलब क्या है, मास बोला गया है, तो ये ऊपर आएगा तो ये M3 बन जाएगा, M माइनस 3 बन जाएगा। और L मतलब लेंथ के बारे में बात की गई है, तो ये L माइनस 1, ये लेंथ L ही है ना, कभी कभार इंडक्टेंस भी हो सकता है, नहीं L ही है, ठीक है। तो बस कंपेयर कर लो, ये A ये B हो जाएगा। A इक्वल टू हमें मिलेगा M M, यानी कि ये होगा 2 माइनस 3 माइनस 1। L के लिए क्या है 2 और माइनस 1, यानी कि B का होना चाहिए 1, और C के लिए कितना आएगा T, ये भी माइनस 1। तो जब तीनों को ऐड करोगे माइनस वन कैंसिल, एक माइनस वन बच, एक सेकेंड, माइनस 1 कैसे आएगा, माइनस 1 कैसे आएगा, T नहीं, ये 4 माइनस प्लस होगा ना, हाँ 5 माइनस 4 प्लस 1 होना चाहिए, तो ये कैंसिल, प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 का बी है, 15 का बी है, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली या सडनली माइंड में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्राइक नहीं भी कर सकता है कि कैसे करे कैसे करे। तो देखो, आपको एक चीज पता है कि इसके साथ म्यू का रिलेशन पता है ना, इसके साथ आप म्यू का रिलेशन बना सकते हो। और म्यू का जो जनरल फॉर्मूला होता है वहां पे हम c बाई वी लिखते हैं ना, तो v जो होगा इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा वो हमें पता करना है। तो बस म्यू निकाल लो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसे स्ट्राइक किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे से ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन से म्यू कैसे निकाले, आपको पता होगा म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2 होता है। a प्लस डेल्टा m यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 प्लस 30 बाई 2 45 होता है ना, 90 बाई 2 45, साइन 45 हो जाएगा 1 बाई रूट 2, और इधर a बाई 2 यानी कि हाफ हो जाना चाहिए, तो ये बनेगा आपका 1 बाई रूट 2 इंटू 2, तो ये बनेगा रूट 2। म्यू का वैल्यू हो गया रूट 2। म्यू अगर रूट 2 हो जाएगा तो हमें v का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 बाई रूट 2, म्यू इक्वल टू c बाई वी, तो v बन जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू मतलब रूट 2। तो कुछ मॉडिफाई करना है या ऐसे ही है, 3 बाई रूट 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8, 16 का ये है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्स ऑन है 2 kg ऑब्जेक्ट। डायग्राम बना लेते हैं। 20 kg का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके ऊपर फोर्स लगा है 20 न्यूटन। कैसे लगा है फोर्स, causing it to move 4 meter along the direction of displacement if the force makes an angle of 60 degree with the displacement। डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे होता है तो फोर्स ऐसे लगेगा, कितना एंगल 60 डिग्री, और फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20 cos 60 लग रहा होगा, 20 cos 60 यानी कि ऑटोमेटिकली 10 न्यूटन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ओके, उसमें बोला है कि विद द डिस्प्लेसमेंट एंड द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हमें बताया गया है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कितना होगा, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन का, मास है 2 kg, 20 लिखा है मैंने, 2 kg हो जाएगा 10 बाई 2, ठीक है। एक्सेलरेशन ये मिल गया है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप बाय द फोर्स आफ्टर 2 सेकंड। इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F इंटू वी। F तो 10 न्यूटन ही है, ठीक है। वेलोसिटी हमें पता करना है, आफ्टर 2 सेकंड बोला है ना, तो आफ्टर 2 सेकंड यानी कि t का वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड है, बस लगा दो v इक्वल टू u प्लस 80, 10 बाई 2 इंटू 2, यानी कि वेलोसिटी हो गया 10, फोर्स भी 10 है, वेलोसिटी भी 10 है, 10 इंटू 10 100 वाट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट गड़बड़ हो सकता है, उसके बारे में बता देता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सोच रहे हो ना, वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अगर लगाने जाओगे ना, तो यहाँ से आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्टेंस है 4 मीटर, लेकिन आपको 4 मीटर के बाद कितना स्पीड है वो नहीं पूछा, आपको पूछा 2 सेकंड के बाद स्पीड कितना है। सो वी कैन नॉट कोरिलेट कि 2 सेकंड में वो 4 मीटर ही गया होगा, वी डोंट नो दैट। तो आपको उसके लिए क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो 2 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर करेगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं करेगा तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन है बोला है उसके हिसाब से अप्रोच को मेंटेन रखना, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डिस्टेंस मेंशन है ना, तो 4 मीटर को देखकर हम शायद थर्ड इक्वेशन को भी लगा दे, वहां से गड़बड़ हो सकता है। तो बी केयरफुल विद दोस कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको 12 रजिस्टर दिया है, सबका रेजिस्टेंस आ रहा है कनेक्टेड इन सीरीज। तो 12 को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम। 12 बोल के मैं 10 क्यों लिख रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट सोचने से यही होता है। EMF E negligible internal resistance, then the resistance are connected in parallel same battery current through the battery। ओके, करंट के बारे में बात की गई ना, तो करंट का देख लेते हैं। I इक्वल टू होता है V बाई आर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा V बाई 12 आर।
जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है तो Rp कितना हो जाता है? R बाय N होता है ना, ठीक। तो पैरेलल वाले के लिए आपको देखने को मिलेगा R बाय 12। अब यहाँ से करंट कितना जाएगा, हम उसका दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियली अप्लाई किया गया है, तो V बाई R बाई 12 हो जाएगा, जिसको आप लोग लिख सकते हो 12V बाई R, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करेंगे? ये सीरीज वाला करंट हो गया, ये पैरेलल वाला करंट हो गया। पूछा क्या गया है? द करंट थ्रू द बैटरी इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में लगाओगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए करंट ज्यादा हो जाएगा। तो कितना टाइम्स, कितना गुना करंट ज्यादा होगा? तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, क्योंकि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, कैसे कंपेयर करें? एक काम करते हैं, इसको आप लोग 12V बाई R ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है ना, लिख दो, डिनोमिनेटर में एक 12 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में भी एक 12 लगा देंगे। तो देखो V बाई आर इंटू 12, V बाई आर इंटू 12, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सीरीज वाला करंट, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके जगह पे IS इंटू 12 इंटू 12 144। तो कितना गुना करंट बढ़ गया? 144 टाइम्स करंट बढ़ गया। तो ऐसे आप इसको टारगेट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम V ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर T। VT ग्राफ में जब ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है तो आपको पता होगा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, हमें पता करना है रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस। रेशियो वर्क डन के लिए आ जाएगा W इक्वल टू NR डेल्टा T। और हमें पूछा है हीट एब्जॉर्ब बाय इट। हीट अगर एब्जॉर्ब होता है कांस्टेंट प्रेशर में तो Q हो जाता है N CP डेल्टा T। ओके, दोनों का रेशियो W बाई Q करेंगे तो N N कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा T कैंसिल, आपके पास बचेगा R और CP। CP अगर मोनोएटॉमिक गैस बोला है, CP अगर आप देखोगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए उसका वैल्यू कितना होता है, तो CP का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए हो जाता है 5/2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5/2 R होता है। तो यहां से आ जाएगा आपका रेशियो R बाई 5/2 R। तो जब सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2/5, 2/5 यानी कि 19 का C है, 19 का C है, यस। अच्छा 18 का B था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 18 का B था, हाँ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। In a simple harmonic oscillator consisting of a mass attached to a spring, total mechanical energy remains constant during oscillations, but the kinetic and potential energies continuously interchange with a phase difference of 90 degree. Yes, ये बिल्कुल सही है, यह assertion एकदम करेक्ट है। ओके, दूसरा पॉइंट बोला है, रीजन में बोला गया है कि द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन बोथ द मास एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। यस, यही तो फॉर्मूला होता है, करेक्ट। which also determines time period of oscillation 2π/ω, ये भी करेक्ट है। बट क्या दोनों के बीच में करेक्शन है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी मेंशन किया है कि does the reason explain the assertion, तो इसका जवाब होगा ये दोनों में अपना इंडिविजुअली करेक्ट है, यस। बट ये जो रीजन है, रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है, इसीलिए दोनों ही करेक्ट होगा। बोथ आर करेक्ट, बट रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, यानी कि 20 का हमारा बी होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसमें कोई भी लूप होल नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही पूछा गया आपको बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है उसके बारे में सवाल पूछा गया था। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है? सॉरी, मैग्नेटिक मूवमेंट में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो होता है mb sin थीटा, सॉरी mb cos थीटा लिखते हैं ना, टॉर्क में साइन आता है और पोटेंशियल एनर्जी में वो कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। टॉर्क में mb sin थीटा, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस mb cos थीटा। तो माइनस mb यहाँ है, तो ये और ये तो पॉसिबल नहीं है। और डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट वाला, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डायग्राम में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे प्लस टर्मिनल के साथ दो डायोड कनेक्ट है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन ये रिवर्स बायस में हो गया। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो द करंट इन द सर्किट विल बी 0 एम्पियर। एकदम सिंपल सा केस। ओके, कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यस, डेफिनेटली इट डज। किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी करेक्ट है। किरचॉफ्स लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को ही फॉलो करता है, तो यानी कि यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 23 का डी है, 23 का डी है, यस दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
24 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है उसका, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया जिसका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर आपको पूछा गया है, तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, रेजिस्टेंस जो है वो होता है आर, तो ओमेगा एल बाय आर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग खा सकता है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन हमें करना है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। देखो आपको डायटोमिक गैस दिया हुआ है, क्या दिया आपको, डायटोमिक गैस दिया हुआ है जिसका गामा है 1.4 एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm, प्रेशर दिया है 2 atm, ठीक है। इस कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक ध्यान रखना, एडियाबेटिक के फॉर्म में हम जो भी रिलेशन बनता है पीटी हो गया, टीवी हो गया, उसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 टू 927, तो यानी कि T1 27 है, केल्विन में लिख लेते हैं 273, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 300 केल्विन, और जो T2 है वो आपको दिया है 927, 273। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा टाइम बचाना है कि यार 7 + 3 0 लिखोगे, फिर 1 एक्स्ट्रा आएगा, ऐसे ऐड करने के बजाय डायरेक्टली ऐसे लिख लेना। 9 + 2 कर दो, कितना होता है, 9 + 2 11 होता है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन का वैल्यू होता है 100, तो 9 + 2 11 + 1 1200 डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, तो T1 T2 हमें मिल गया। हमें पूछा था प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट, अच्छा P1 दिया है, हमें P2 पूछा है। ओके, तो P2 कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। ओके, तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, तो रिलेशन पता होगा आपको। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P2/P1 पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू T2/T1 पावर गामा, ये है। अच्छा, अब कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग खा सकते हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। गामा का वैल्यू 1.4 है, तो P2 हमें निकालना है, P2 इज अननोन फॉर अस, तो मैं काम करता हूँ, इसको पूरा खाली कर लेता हूँ। कैसे, P2/P1 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो इस पावर को अगर मैं इधर शिफ्ट करा देता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, T2/T1 पावर गामा -1 नीचे आ जाएगा, यानी कि गामा/गामा -1 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। T2/T1, T2 कितना है 1200 डिवाइडेड बाय T1 कितना है 300, पावर गामा, गामा कितना है 1.4, गामा -1 कितना होगा 1.4 - 1 यानी कि 0.4 होना चाहिए। अब बोलोगे इसका कैसे करेंगे, हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं करा रहा हूँ। P2 = P1 कितना है, P1 है 2, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा 4, ठीक है। 4 पावर, इसको अगर काटोगे ना, क्या मैं इसको 14/4 लिख सकता हूँ, 14/4 लिख सकता हूँ, तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा 2 और इधर आ जाएगा 7, यानी कि आ जाएगा 7/2। अब बोलोगे इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, देखो 2 × 4 को हम 2² लिख सकते हैं, पावर 7/2 हो गया। अब क्या होता है, पावर पावर में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 2 पावर 7, 2 पावर 7 और इधर 2 है, ये बन जाएगा 2 पावर 8। 2 पावर 8 किसके आसपास दिख रहा है, 28 तो होगा नहीं, ये तो डेसिमल में बिल्कुल ही नहीं है, ये तो 2³ का वैल्यू है, आंसर बन जाएगा 256। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो, 2⁴ होता है 16, और बचा हुआ 2⁴ हो जाएगा 16, 16 16 256, ये 16 का स्क्वायर का वैल्यू बन जाता है 256 ATM। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, थोड़ा सा लेंदी फील हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कभी कभार क्योंकि क्या है ना, इसको लेंदी इवन तो फील हो सकता है, पर इससे पहले जो क्वेश्चन है ये सब ये पढ़ो और टिक करो, तो यहाँ पे जो टाइम बचाओगे ना, यही होता है टाइम मैनेजमेंट का खेल। यहाँ पे जो टाइम बचाओगे, उन टाइम्स को आपको इस तरह के क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करना आना चाहिए। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा स्मार्टली खेल सकते हो कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद दैट मूव्स आल्सो। ओके, अगला क्वेश्चन ये है रॉकेट का क्वेश्चन। रॉकेट में पेंडुलम लगा हुआ है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज कैसे होगा वो हमें पूछा गया है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का हमें फॉर्मूला पता है, T = होता है 2π√L/g। अब यहाँ पे ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g होगा, यानी कि G जब बढ़ेगा T घटेगा, और हमें T को घटाना ही है। तो G कब बढ़ता है, क्या रॉकेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नीचे आएगा तब होगा, अर्थ का मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं होगा, A और D में से एक होगा। अब आपको एक चीज पता है, ये रॉकेट वाला केस देख लो, रॉकेट नहीं सॉरी लिफ्ट वाला केस देख लो, ऊपर नॉर्मल लगता है, नीचे पर्सन का mg लगता है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो इसका जो नया वैल्यू आएगा उसको हम mg' ऐसे मान सकते हैं ना, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं mg' = mg
प्लस एम ए। तो जो चेंज होके जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आता है उसको हम लोग लिखते हैं जी प्लस ए। तो यहाँ पे देखो जो पुराना जी था उसके मुकाबले नया वाला जी जो है वो ज़्यादा हो गया, यानी कि इस केस में जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है विद सम एक्सेलरेशन तब नया जी आता है, जी का वैल्यू बढ़ जाता है। जब जी का वैल्यू बढ़ेगा आपका टी का वैल्यू घट जाएगा, यानी कि मूव्स अप विद एक्सेलरेशन, मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और डाउन में आएगा तो ये जी माइनस ए बनेगा, तब तो जी का वैल्यू घट जाएगा, फिर टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे 26 का होना चाहिए डी, इट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे हमें पूछा है इस सर्किट में टोटल पावर कितना डिसिपेट होगा। तो 1/6 प्लस 1/3 कितना होगा इसका 6, और इधर आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3/6 यानी कि 2 ओम हो जाएगा, और 2 + 4 6 ओम, टोटल हो जाएगा 6 ओम रेजिस्टेंस सर्किट का। हमें वोल्टेज दिया है 18 वोल्ट का। अब यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं V/R, यानी कि करंट हमें मिल जाएगा कितना 3 एम्पियर का। पूछा है सर्किट का पावर कितना है, तो पावर हो जाएगा VI, V है 18, करंट है हमारे पास 3 एम्पियर, 18 3 54, हाँ 18 3 54, 27 का B है, 27 का B है, हाँ करेक्ट। इसको V²/R भी कर सकते थे ना, V²/R करने से भी हो जाना चाहिए। वैसे भी हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। ये भी थोड़ा सा लेंदी फील हो सकता है आप लोगों को, चलो इसको करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने पहले वेरिएबल के फॉर्म में किया था, PYQ भी आ चुका है इस तरह के क्वेश्चन का। ये उसी क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे बोला है आपको 2 डिस्क दिया हुआ है, वो रोटेट करा अपने एक्सिस पे नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। D1 का मास दिया है और उसका रेडियस दिया है, D1 M1 और R1 आपको दिया है, एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस मच यानी कि ω1, M1 R1 ω1 दिया हुआ है, D2 का M2 R2 और ये ω2 आपको दिया हुआ है। द 2 डिस्क्स आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, यानी कि दोनों को कंबाइन कर देंगे तो दोनों का टोटल मास के साथ में उसका एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होगा, और वही एंगुलर वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ये वाला, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ I1 ω1 प्लस I2 ω2 दैट इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइन करने पे जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बनेगा I1 × I2 × ओमेगा। ये ओमेगा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जो ओमेगा का वैल्यू आएगा ये नीचे तो I1 + I2 वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे देखो I1 यानी कि किसकी बात की गई है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। यहाँ पे भी हाफ mr², यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ, तो हाफ हाफ सबका कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, हाफ हाफ सबका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली mr²। तो पहले वाले केस में है m, दूसरे वाले केस में r ये, तो मैं लिखूंगा 2 × या फिर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि बाउंसर जैसा फील ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा mr² × ω1 प्लस m2 r2² × ω2 डिवाइडेड बाई m1 r1² प्लस m2 r2²। यहाँ से मैंने ऐसे इसको सजा लिया। m1 कितना है 2 kg है, r1² आपको मिलेगा 0.04, ठीक है। 0.02 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 बनेगा। ω1 आपको कितना दिया है 50 दिया है, m2 है कितना 4 kg और इसका है रेडियस 0.01 इंटू ω2 है 200 डिवाइडेड बाई इसका तो वही हो जाएगा 2 × 0.04 प्लस 4 × 0.01। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 10, 50 2 100, 100 इंटू 0.04 करेंगे तो ये 4 बन जाना चाहिए, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 800 बनेगा, और 800 × 0.01 ये 8 बन जाना चाहिए। यहाँ पे आएगा आपका 0.08, यहाँ पे आएगा 0. ये 4 है ना, अच्छा सॉरी, 4 × 0.01, तो यहाँ पे आएगा 0.04। ऊपर आएगा 12, नीचे आएगा 0.12 मुझे लग रहा है, हाँ, यानी कि ये इसका कितना टाइम्स हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाना चाहिए। 12/0.12 यानी कि 100, क्या आंसर में 100 दिख रहा है, 28 का C, हाँ मैच हो रहा है, दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल थोड़ा सा दिमाग खा सकता है। ओके, नेक्स्ट। प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ऐसा होगा, प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है 45 डिग्री एंगल पे, ये इसका ट्रेजेक्टरी हो जाएगा, इधर आके ये गिरेगा, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कहीं पे पहुंचेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट,
यानी कि यहाँ से आपको पूछा है ये जो एलिवेशन होगा ना, ये वाला, ये अल्फा, ये कितना है आपको पूछेगा, ये आपको पता करना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है tan अल्फा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। थीटा मतलब जिस एंगल से आप उसको प्रोजेक्ट करते हो 45 डिग्री, यानी कि आंसर तो हो जाएगा बी। कैसे आता है इनकेस अगर नहीं पता वो बता देता हूँ मैं। देखो ये मैक्सिमम हाइट है ना, और ये टोटल रेंज है, तो ये r/2 हो जाएगा। अगर आप tan अल्फा लेते हो यहाँ से, तो क्या आप उसको परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 2h/r लिख सकते हैं, r/2 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब h और r का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो बाद में आपको यही रिलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि h का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू h का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपने इसको v स्पीड से प्रोजेक्ट किया होगा तो ये आ जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और r नीचे है, लेकिन अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो r का जो फॉर्मूला है वो फ्लिप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 2u साइन थीटा, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इंटू भी साइन थीटा इंटू भी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, ये भी साइन थीटा और ये स्क्वायर कैंसिल, तो भी साइन बाय कॉस कितना होगा, और भी तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो साइन बाय कॉस 10 होगा, तो ये tan थीटा बाई 2 होता है। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा हाफ ऑफ tan 45 इज 1, सॉरी tan 45 इज 1, हाँ यस। तो अल्फा कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ हाफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते। आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपको पूछा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डायरेक्ट कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो 10t i कैप माइनस 5j कैप। वेलोसिटी t इक्वल टू 2 कितना होगा, v इक्वल टू हमें मिलेगा 20 i कैप माइनस 5j कैप। मैग्नीट्यूड हमें देखने को मिलेगा 400 प्लस 25 का रूट 425 यानी कि 425 को आप अगर लिखोगे तो देखो 15 और 5 का 17 और 15 का रिलेशन हमें दिख रहा है। 5 इंटू 15, 25 इंटू 15 425 होता है या नहीं होता है वो आपको पता होना होगा। तो 25 इंटू 15 425 नहीं होगा, लेकिन 25 इंटू 17 होता है 425, यस। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 25 इंटू 17 के फॉर्म में ये देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा 5√17, दैट इज करेक्ट। अब अगर कंपोनेंट्स को देखोगे तो 20i के इधर है माइनस 5j के इधर है। तो अगर इधर का रिजल्टेंट आएगा तो कंपोनेंट किसके साथ लूँ, एक तो बोला है कि पॉजिटिव के साथ, एक बोला है निगेटिव के साथ। चलो देखते। अगर मैं इसमें ये एंगल थीटा लेता हूँ तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस यानी कि 50/5, सॉरी 20/5, यानी कि ये बनेगा 4 तो दिख रहा है मुझे tan इनवर्स ऑफ 4, लेकिन tan इनवर्स ऑफ 4 वाला एंगल किसके साथ बन रहा है, y में निगेटिव y के साथ बन रहा है। तो tan इनवर्स ऑफ 4 विथ निगेटिव y एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाना चाहिए। 30 का सी है, 30 का सी है, हाँ। तो ये बस आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर एंगल यहाँ पे लोगे तो वो 1/4 बन जाएगा, तो 1/4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर 1/4 होता तो वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 30। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये तो सिंपल सा है, पता ही होगा काफ़ी लोगों को। आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच का जो स्केल है वो पूछा है यहाँ पे, ये यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। इनकेस अगर कन्फ्यूजन था तो वो देख लेना आप लोग कि F इक्वल टू होता है 5/9 C प्लस 32, ऐसा होता है ना, मैं उल्टा लिखा है, 9/5 होता है ना, 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ पे जब आप इसको ड्रॉ करते हो y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ऐसा बन जाता है किसका, f और c के बीच का ग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर आप c और f का बनाने जाओगे, यानी कि c को अगर आप y एक्सिस पे लेके आओगे और f को x पे लेके जाओगे, तो इसी इक्वेशन से एक और y इक्वल टू mx प्लस सी बना लेना। इसको लिख सकते हो f माइनस 32 इक्वल टू 9/5c। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा c इक्वल टू 5f/9। ये मैंने शायद उल्टा भी लिखा हो, नहीं लिखा तो नहीं है उल्टा, 160, हाँ सही से 160/9 हो जाएगा, हाँ नहीं सही लिखा है मैंने। तो यहाँ पे देखो ये भी y इक्वल टू mx प्लस सी बन रहा है, लेकिन जो y इंटरसेप्ट है यहाँ पे निगेटिव बन रहा है। तो ये जो है ना, ये निगेटिव y एक्सिस से ऐसे आना चाहिए। तो निगेटिव y एक्सिस से एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रिंटिंग एरर था कि इस क्वेश्चन में, एक बार देख सकते हैं। प्रिंटिंग एरर तो
नहीं नहीं था, ये करेक्ट किया था, हाँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पे एक और गेट दिया है, तो और गेट के लिए आप लिखते हो क्या, ए, और गेट के लिए आप लिखते हो ए प्लस बी, और यहाँ पे जो भी ए प्लस बी होगा उसका बार बन जाएगा। एक सिंपल सा केस है। हमें पूछा है कि कहाँ पे जीरो आना चाहिए, कौन से ऑप्शन में जीरो आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जीरो इनपुट दोगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो एक तो ए वाला तो आंसर होगा नहीं, ए यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली हमारा आंसर बन ही गया। फिर भी चेक कर लेते हैं बी में क्या होगा। बी में इनपुट जीरो, एक्स में जीरो, वाई में वन, जीरो प्लस वन, इधर तो वन होगा लेकिन वन का इन्वर्स इधर से तो जीरो आ जाएगा, यस। यहाँ पे एक्स में वन, वन प्लस जीरो वन, इसका भी जीरो आ जाएगा, यस। और यहाँ पे वन प्लस वन वन, फिर उसका इन्वर्स जीरो, हाँ। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी का ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपको यहाँ पे दिया है कि वाटर जो है वो 70 से 60 तक कूल हुआ है, ठीक है, इन फर्स्ट 5 मिनट टू 54 डिग्री इन नेक्स्ट 5 मिनट। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग क्या है, यानी कि यहाँ पे अप्लाई होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो आपको फॉर्मूला पता है, इसको हम लोग लिखते हैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया, दैट इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी की एवरेज ऑफ बोथ द वैल्यूज माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, तो पहले केस में क्या है, पहले केस में 70 to 60 गया है, कितना टाइम लिया है, 5 मिनट लिया है। दूसरे केस में वो 60 से 54 गया है, कितना टाइम लिया है, यहाँ पे भी 5 मिनट लिया है। तो बस दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन, काम हो जाएगा। T1 माइनस T2 बाई T, 70 माइनस 50 बाई 70 माइनस 60 बाई 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 10/5, दैट इज इक्वल टू K इंटू दोनों का एवरेज कितना आएगा, 70 प्लस 60 होता है 130, 130 का हाफ होता है 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 माइनस TS। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर आएगा, यहाँ पे सही लिखा है ना मैंने, 5 मिनट ही है, ठीक है, तो इसका 2 बन जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 60 से 54, 60 से 54 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 60 से 54 हो जाएगा ये 3/5 होना चाहिए, सॉरी 6/5 होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू K इंटू इसका एवरेज 60 प्लस 50 होता है 110, 114, 114/2। 60 का हाफ ऐसे कर लो, 30 प्लस 27 यानी कि 57 हो जाएगा, 57 माइनस TS। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों का रेशियो ले लेते, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, चलो देख लेते, होता है तो फिर करेक्ट कर लेंगे उसका। दोनों का अगर आप रेशियो ले लोगे ऐसे तो K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2 इंटू 5/6, यानी कि ये बनेगा 3। यहाँ से आएगा 65 माइनस T डिवाइडेड बाई 57 माइनस T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 57 इंटू 5, ये थोड़ा सा लेंदी है, माइनस 5T दैट इज इक्वल टू 65 इंटू T 3T, ये हो जाएगा। तो अगर आप 5T को इधर ले जाओगे ये बन गया 2T। यहाँ से आएगा 7 5 से 35 का 5, 3 285 माइनस इधर आएगा 195, 185 से 195 जाएगा। अगर ये 295 होता तो 100 होता, लेकिन यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि 2T का वैल्यू जो है वो होना चाहिए 90 के बराबर, तो T का वैल्यू हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाना चाहिए। 33 का A है, 33 का हमारा A हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 34 की तरफ चलते हैं। 34 जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज G इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आराम से हो जाएगा। देखो G होता है Gm/r², आपको बोला डायमीटर, तो रेडियस डायमीटर एक ही बात है, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में देखा जाएगा तो, क्योंकि अगर आप इसको चाहो तो डायमीटर के फॉर्म में लिखने भी जाओगे तो ये D/2 लिखोगे, यानी कि 4 इंटू डायमीटर का D² ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन में डायमीटर बोला, बाकी तो कांस्टेंट रहेगा, तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/डायमीटर² हो जाएगा। तो G'/G अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D² इंटू डायमीटर कितना चेंज हुआ है, रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो मैं इधर लिखूंगा D/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा G' दैट इज इक्वल टू G इंटू यहाँ पे आएगा D/9 इंटू 1/D²। तो क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज,
उल्टा लिखा है क्या कुछ? कुछ गड़बड़ लग रहा है। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड द मास रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, डायमीटर को 1/3 चेंज किया है, यानी कि पहले डायमीटर d था, अभी डायमीटर d/3 हो जाएगा। मास रिमेन्स अनचेंज, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, कितना बनेगा? तो अगर मैं g'/g लिखता हूँ तो ये बनेगा d1², इधर बनना चाहिए d2², d2² है d/3 का होल स्क्वायर और इधर है d का स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर कैंसिल होना चाहिए था, g/9 आ रहा है ना, लेकिन 9g होना चाहिए, इसका आंसर 34 का ए होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है? यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है? g' तो 2 है, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं डैश लिख के गड़बड़ कर रहा हूँ। ऐसे लिखूँ ना, ये g है तो g2/g1 ऐसे टाइम जाता है, तो 2 वाला नीचे आना चाहिए, यानी कि ये d2 का वैल्यू नीचे आना चाहिए, d2 का स्क्वायर होगा, ऊपर d1 का स्क्वायर होगा। हाँ, अभी आना चाहिए। तो पहले तो d1 था, यानी कि d², अभी d2 का वैल्यू कितना हो गया है? रिड्यूस टू 1/3, यानी कि ये हो जाएगा d/3। हाँ, अब सही है, मैं गलती से दोनों का प्रोपोर्शनल लिख रहा था। हाँ, अभी करेक्ट आ जाएगा। तो ये 9d²/d², यानी कि g2 पहले वाले का 9 गुना हो जाएगा, यानी कि इधर 9 टाइम्स ऑफ g होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम पहले शायद रिवीजन में दिया है इस तरह का क्वेश्चन पहले, तो अगर पहले से किया हुआ है तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इन केस भूल गए हो तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोनिकल पेंडुलम में मूव कर रहा है, आपको पूछा है, क्या पूछा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसका ये होता है कि जो टेंशन होता है, ये इसका तो कॉस कंपोनेंट आएगा, इसका साइन कंपोनेंट आएगा। हमें कॉस से मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है, क्योंकि साइन कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे आ जाएगा t sin थीटा दैट इज इक्वल टू m r ω² लिखते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन r हमें दिया नहीं है, रेडियस ऑफ द पाथ नहीं दिया है, उसके जगह पे हमें क्या दिया है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का भी कंपोनेंट रहेगा, इधर इस लेंथ का कॉस कंपोनेंट, इधर इस लेंथ का साइन कंपोनेंट। तो जो रेडियस होगा, इस रेडियस की जगह पे उस लेंथ का साइन कंपोनेंट यहाँ पे आता है, आपको पता होगा, इसको हम लिखते हैं n sin थीटा इंटू ω²। तो इसका फॉर्मूला ही बन जाता है टेंशन का, इसको हम लोग लिखते हैं ml ω²। तो ये फिक्स फॉर्मूला बन जाता है, कोनिकल पेंडुलम में टेंशन कितना होता है, यही उसका फॉर्मूला होता है। जो भी डेटा दिया सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि आंसर में ml तो एज इट इज आ जाएगा, जो भी वेरी होगा ओमेगा की वजह से वेरी होगा। फोकस रखते हो ओमेगा के ऊपर। ओमेगा हमें कितना दिया है? ओमेगा हमें दिया है 3/π रोटेशंस पर सेकेंड, आरपीएस दिया है, लेकिन हमें आरपीएस को किस में कन्वर्ट करना होता है? रेडियन पर सेकेंड में। तो ओमेगा का वैल्यू पहले लिख दो, कितना है? 3/π। और इसको अगर हम रेडियन पर सेकेंड बनाते हैं तो क्या करते हैं? अगर आरपीएम होता है तो 2π/60 मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सेकेंड आरपीएस में है तो खाली 2π को मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो पाई कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 ml। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 36, इसमें कुछ ऐसा लोड नहीं है। यहाँ पे आपको लेंस दिया, इसको 4 भाग में आपने काटा है, और टोटल जो इसका पावर था वो 4d था। अगर आप ए बी के अलोंग काटोगे तो इसमें पावर और फोकल लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, लेकिन आप वर्टिकली काटोगे तो क्या होता है? वर्टिकली काटने पे फोकल लेंथ डबल हो जाता है और पावर जो है वो हाफ हो जाता है, यानी कि जो भी पावर में चेंज आएगा वो खाली वर्टिकली कट करने की वजह से आएगा। तो यहाँ पे अगर 4d था तो पहले 4d था तो उसका आधा हो जाएगा, यानी कि आंसर 2d, आधा उसका आंसर हमारा आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, 37 में चलते। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डेंसिटी ऑफ वायर, मास दिया है, रेडियस दिया, लेंथ दिया है। ओके, तो डेंसिटी मतलब मास बाय पाई r² इंटू एल। तो डेल्टा रो बाय रो दैट इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस 2 डेल्टा r बाय r। साथ में 100 भी आ जाएगा, उसको मैंने लिखा नहीं है, डेल्टा l बाय l। तो साथ में सबके साथ 100% भी मल्टीप्लाई है, क्योंकि परसेंटेज एरर बोला है ना। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल्टा m बाय m यानी कि 0.03 बाय 0.6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा r बाय r 0.01 बाय 0.05, 0.01 बाय 0.05 नहीं 0.5 है, इंटू 100। और लास्ट वाला है डेल्टा l 0.05 बाय 10 इंटू 100। ठीक है,
अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये 0.3 बनेगा, ये 0.6 बनेगा, 0.3 बाई 0.6 इज नथिंग बट हाफ ओनली, शॉर्टकट में हो गया काम। प्लस अगर मैं इसको देखता हूँ ये बनेगा 2 बनेगा, सॉरी 1 बनेगा ना, ये 1 इंटू 2 बाई 0.5, 2 बाई 0.5 यानी कि 20/5, 2 बाई 0.5 बनेगा यानी कि इसको मैं 20/5 लिख सकता हूँ, यानी कि ये बन गया 4। प्लस यहाँ पे देखोगे तो ये 5/10 बनेगा, क्योंकि ये 0.5 इंटू 100 5/10 यानी कि हाफ, तो हाफ 1 प्लस 4 5। क्या हमारा डेंसिटी एरर 5 आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। तो 37 का बी, क्या आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा देख लेते हैं। 37 का बी है, हाँ बी है, दैट इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे आपको बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराया गया है, ठीक है। इफ बोर्ड्स क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल, बोर्ड्स क्वांटाइजेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं, देन द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करो, जो भी आपको कॉन्सेप्ट पता है सबको लिख डालो। जैसे आर इक्वल टू पता है आपको mv/qb होता है, और बोर क्वांटाइजेशन में क्या होता है हम लिखते हैं, जो एमवीआर होता है वो होता है nh/2π। बस इन दोनों को कंपेयर कर दो, काम हो गया। अब आपको यहाँ पे बोला है कि हाँ ये स्टेटमेंट देना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते ही n का वैल्यू कितना हो जाता है, n का वैल्यू उसमें 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 होते ही ये बन जाता है h/π। अच्छा, अब आपको पता करना है रेडियस। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, रेडियस हमें रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो अगर मैं यहाँ से mv का वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा mv इक्वल टू qbr, तो इसको qbr को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इधर बनेगा qb r इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा, ये आ गया h/π। तो qb नीचे आ जाएगा, और सिंस इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो q की जगह पे हम लिखेंगे e को, तो आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा h/π इंटू e इंटू बी, और इसके ऊपर रूट आएगा, तो रूट ओवर ऑफ h/π EB, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे आपको डायटोमिक गैस दिया है, ध्यान रखना किस तरह का है, मोनोटोमिक हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभार डायटोमिक भी दिया जा सकता है, बी केयरफुल। गामा 1 Cp/Cv दिया है, ठीक है, वो हमेशा ही होता है, और ये दूसरे वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए दिया है, बट हैविंग वाइब्रेशनल मोड। अच्छा, यानी कि दूसरे वाले के पास वाइब्रेशनल मोड है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को टारगेट करने की बात की गई है। पहले वाले केस में डायटोमिक गैस के लिए पहले वाले का मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 बोल देता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा कितना, 5 होता है ना, मोनोटोमिक डायटोमिक के लिए 5 हो जाएगा। और अगर हम वाइब्रेशनल मोड को इंक्लूड करते हैं तो कितना हो जाता है, तब वो हो जाता है 7। आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, गामा का रिलेशन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, गामा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस, तो गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/f। बस इसको अप्लाई करके चेक कर लो, जिसका f ज्यादा उसका गामा कम होना चाहिए। कंफ्यूजन है तो चेक कर लेते हैं, गामा 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2/f होने की 5, तो यहाँ से आएगा 5 + 7/5 होना चाहिए गामा 1। गामा 2 कितना आ जाएगा, गामा 2 आ जाएगा 1 + 2/7, तो यह आ जाएगा 9/7। अगर कंपेयर नहीं कर पा रहे दोनों का रेशियो ले लो, मैं लिखता हूँ गामा 2 बाई गामा 1, 9/7 इंटू 5/7, हाँ इधर आ जाएगा 45, इधर आ जाएगा 49। दोनों का रेशियो में दिख रहा है, गामा 1 इज लीडिंग, गामा 2 इज लैगिंग, गामा 2 लेस देन गामा 1 होना चाहिए। 39 का डी है, यस 39 का डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डुअल नेचर का क्वेश्चन है। लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy 2 electron volt। के हमें दिया है 2 eV, ठीक है। If same surface is illuminated with a light source of this much, यानी कि ये kinetic energy कब होता है, जब वेवलेंथ लैम्डा होता है, और अगर वेवलेंथ λ/2 है तो हमें पूछा है हाँ, दूसरा का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यानी कि K1 दिया है, हमें K2 पता करना है। वट एवर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज गिवन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमें 5 दिया हुआ है। यूनिवर्सल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, E = K = E - 5। पहले वाले केस का आपको E दिया है, कितना है 2, एनर्जी हमें नहीं पता, तो इसको मैं hc/λ लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। -5 कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से hc/λ कितना मिल जाएगा, hc/λ हमें मिल जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेकर वो लाइट रे आके मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया था।
इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। इसी केस को हम दूसरे इक्वेशन में अप्लाई करते हैं K2 के लिए। K2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं E2 माइनस फाइव, तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। E2 में क्या आएगा, वेवलेंथ जो है वो हाफ हुआ है, वेवलेंथ अगर हाफ करोगे तो ये फॉर्मूला लैम्डा बाई 2 यानी कि 2hc बाई लैम्डा माइनस 5 है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hc बाई लैम्डा का वैल्यू कितना मिला है 3, तो 3 टू 6, 6 माइनस 1 5, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 40 का ए है, 40 का है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार मैं, 5 होना चाहिए ना। एकदम नजदीक से देखते ना, इधर देखते इधर है, मार्क उधर कर देते हैं, तो एकदम नजदीक से देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करना होगा, जूम आउट करेंगे तो शायद स्क्रीन में ठीक से ना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जूम करके रखना पड़ रहा है इसको। तो 5 ही है, 40 का सी, 40 का सी गड़बड़ नहीं होना है, 6 माइनस 1 5, हाँ सही है 40। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 41, ओके। ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन लग रहा है। रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन तो फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से हमने एक मेटेलिक लूप को मूव करा है। व्हेन द लूप इज पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो पढ़ के लगेगा शायद ईएमएफ वेरी करेगा, ईएमएफ वेरी नहीं करेगा, ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर है और ये मान लो कोई रेक्टेंगुलर लूप है जो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। कहाँ पे होगा, खाली इस वाले पार्ट पे होगा। और इस वाले पार्ट का लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, तो जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होता है ना उसको हम लोग लिखते हैं BL, भी आपको पता होगा। भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही, और ये लेंथ जो है ये L, ये भी तो कांस्टेंट है, तो ईएमएफ हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, a ball of mass this much kg projected with velocity this much speed at 60 degree angle with horizontal, the decrease in kinetic energy of the ball during the motion, okay ठीक है। इनिशियली कितना है, हाफ इंटू एम 1/3 इंटू वी स्क्वायर यानी कि 400, 2 से काटेंगे 200 आएगा, तो 200/3 होना चाहिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ पोजीशन टू हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट के लिए होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट में खाली कॉस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है इसके पास, यानी कि 20 cos 60 10 होना चाहिए। प्रॉपर्ली लिख देते भाई, हाफ एम वी स्क्वायर भी तो आएगा ना, हाँ 20 cos 60 का होल स्क्वायर। cos 60 होता है हाफ 10 100, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/3 इंटू 10 यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। 50/3, तो 50/3 है फाइनल। इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है 200। 150/3, 150/3 का मतलब 50 जूल। ऑप्शन नंबर बी 42 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। 43 में आपको दिया है कि ट्यूब ऑफ लेंथ L इज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर एंड पॉइंट 2 में है 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 1 इज 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड देन वेलोसिटी ऑफ द लिविंग, यहाँ पे लिविंग वाला पार्ट का वेलोसिटी कितना होगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, E1v1 इक्वल टू E2v2। A1 कितना है हमारे पास, नहीं पता, क्यों नहीं पता भाई, रेडियस पता है ना, हाँ रेडियस ये है, ओके। स्पीड भी 2 है, रेडियस भी 2 है, ओके। तो हम लिखेंगे पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना है A1v1 2 मीटर पर सेकेंड, पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू V2 हमें नहीं पता, पाई कैंसिल, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 8, V2 का वैल्यू आना चाहिए 8। 40 कितना क्वेश्चन है, 43 का डी होना चाहिए, 43 का डी है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे 2 वायर दिया हुआ है, एक वायर ऊपर जा रहा है, एक वायर ऊपर जाएगा तो x की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे इन्वर्ट होगा, और y की वजह से ऐसे बाहर की तरफ आएगा, तो ये bx हो गया और by के लिए ऐसे बाहर की तरफ होगा, यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में है। तो नेट क्या करना होगा, एक से एक को माइनस करना होगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन तो सबने पढ़ा ही होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला गया है इतना टेस्ला है, तो x का वैल्यू कितना है वो फाइंड आउट करो। तो वी कैन राइट x इंटू 10⁻⁻5 दैट इज इक्वल टू μ0I/2πr लिखते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर, चलो पहले लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो।
माइनस ये पहले वाले केस का x के लिए होता है, उल्टा भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यू नॉट आई बाई 2πr ये y के लिए है। तो म्यू नॉट को कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट और 2π को कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, म्यू नॉट बाई 2π को मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से। I कितना है, पहले वाले के लिए I है आपके पास 5 एम्पियर, तो इधर लिख देता हूँ मैं 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय R। R कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 + 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 होना चाहिए, 10/100 यहाँ 0.1 माइनस दूसरे वाले में करंट कितना है 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय R। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर यानी कि ये बन जाएगा 0.04। म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है 4π × 10⁻⁻7 होता है, इधर है 2π, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 50 माइनस इधर बन जाएगा, ये कितना बनेगा, ये 100 बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको काटेंगे तो 4 0.01 1 तो ये 100 हो जाएगा, 2π कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो ये यहाँ पे आएगा x × 10⁻⁻5, यहाँ पे आएगा -50। माइनस का कोई लोड नहीं है क्योंकि माइनस बताएगा कि अपवर्ड इनवर्ड है कि मतलब इनसाइड है कि ये अपवर्ड है, वही वाला बताएगा, तो यहाँ पे माइनस का कोई लोड नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड के ऊपर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे आएगा 50 × 2 100 हो जाएगा, 100 × 10⁻⁻7, चाहो तो माइनस आगे रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻5 यानी कि x का वैल्यू आपको मिल जाएगा -1 यानी कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखोगे तो वो हो जाएगा 1। ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आप उल्टा करते ना y - x करते तब +1 ही आ जाता है आंसर, तो उससे कोई मतलब नहीं माइनस से हमें। तो 44 का A होना चाहिए, 44 का A इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेपरेशन है दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर। इज चार्ज बाय अ डीसी करंट, ठीक है। अ हाइपोथेटिकल प्लेन ऑफ सरफेस ऑफ एरिया दिस मच इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के इनसाइड मतलब बीच में यहाँ पे कहीं पे रखा है जिसका एरिया है 3.2, ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर। at an instant a current through the circuit is 6 एम्पियर, यहाँ से करंट जो जा रहा है वो है 6 एम्पियर के बराबर। at the same instant displacement current through A0 is, A0 से कितना करंट जाएगा, यहाँ पे करंट कितना होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा तो आपको पता होगा कि करंट और जो एरिया है उसका एक रिलेशन बनता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो बस वही लगा दो यहाँ पे, I1/I2 उल्टा लिख देता हूँ मैं, I2/I1 दैट इज इक्वल टू A2/A1, यहाँ से काम बन जाना चाहिए, सॉरी A1 होगा, I2 नहीं पता, I1 कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 एम्पियर है। A2 मतलब जहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना है जो कि है 3.2 डिवाइडेड बाय बिगर वाले का 16। तो अगर मैं इसको 16 से काटूंगा 16 1 जा इधर आएगा 16 2 जा 0.2, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा आपको 1.2 एम्पियर, लेकिन आंसर हमें चाहिए मिली एम्पियर। तो 12 दिख रहा है इधर, 12 से ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मिली बनाना चाहता हूँ यानी कि 10⁻³ लिखना होगा मुझे, तो 1.2 इंटू मुझे 10⁻³ लगाना होगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए एक 10³ भी लगाना होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1200 ही मिल जाएगा, तो 1200 इंटू 10⁻³ एम्पियर यानी कि 1200 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 45 का बी है। हाँ, तो बस ये था हमारा पेपर नंबर 7 का पूरा सॉल्यूशन। पेपर का लेवल उतना हाई था नहीं, मॉडरेट से इजी लेवल में ही था। हाँ, लेंदी टफ फील हो सकता है जब आप लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जो कि सॉल्वेबल लेवल का ही था। तो आई होप इस पेपर में आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।